स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकबा हर्षिल दौरे की तैयारियों का निरीक्षण करने हर्षिल पहुंचे और पीएम मोदी 26 या फिर 27 फरवरी को मुकबा में मां गंगा के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले निरीक्षण करने पहुंचे सीएम धामी ने यहां मंदिर समिति के लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर अधिकारी भी तेजी से तैयारी में लगे हैं। मुकबा में स्थानीय उत्पादों परंपरा से संबंधित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। आज प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मौसम विभाग अनुमति देगा निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का प्रवास होगा और प्रवास के बाद ये हमारी शीतकालीन यात्रा पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी देवभूमि उत्तराखंड आते हैं तो हमारे लिए बहुत शुभ होता है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुखवा आएंगे, माँ गंगा के धाम पर आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे इस यात्रा को पंख लगेंगे। पूरे विश्व में यात्रा जाएगी। श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक बड़ी संख्या में आएंगे। ये हमारे राज्य की समृद्धि में बहुत बड़ा इसका योगदान होने वाला है। और इससे पहले आज सुबह चक्राता के जौनसर बाबर में सीएम धामी मॉर्निंग वॉक पर निकले और इस दौरान सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की, लोगों से सरकार की चलाई जा रही योजनाओं का फीडबैक लिया। साथ ही सीएम ने परीक्षा देने जा रही छात्राओं को भी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों के साथ महासू देवता मंदिर क्षेत्र के पुनर्विकास के मास्टर प्लान पर भी चर्चा की, कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। गाड़ी जाती है? नहीं, बस जाती है। स्कूल की बस है? नहीं, सरकारी बस। और पहाड़ मैदान की आग अब सियासतदानों को झुलसाने लग गई है। सोमवार को कई सोशल मीडिया हैंडल पर कांग्रेस विधायक हरीश धामी का एक एडिटेड वीडियो वायरल हुआ। इसमें मैदानी लोगों पर टिप्पणी करने की बात कही गई। वीडियो को कई बीजेपी नेताओं के सोशल मीडिया हैंडल पर भी शेयर किया गया। बीजेपी के देहरादून महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी इस वीडियो को शेयर किया था। हालांकि मामले ने तूल पकड़ा तो अग्रवाल ने इस पोस्ट को डिलीट किया। दूसरी ओर कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसी को गाली नहीं दी, मेरा वीडियो को काट छाट कर जानबूझकर डाला गया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसा दोबारा हुआ तो इसका जवाब दिया जाएगा। एक वीडियो में सोशल मीडिया में देख रहा हूं जो संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा डाला गया है। मैं सीधे तौर पर आपको कहना चाहता हूं कि इस तरह मेरा या किसी और का वीडियो डाल के आपने जो कृत्य उत्तराखंड के सदन में किया है वो आपका इससे जो है खत्म होने वाला नहीं है। छोटी वीडियो काट कूट के जो चला रहे हैं जिससे आप मैदान या पहाड़ का मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, इससे आपके किए हुए पाप, आपके कृत्य जो है छुपने वाले नहीं है। पहाड़ मैदान के सवाल पर पत्रकारों को नसीहत देने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अब कांग्रेस को निशाने पर लिया। भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के कुछ विधायक माहौल खराब कर रहे हैं और यहां तक कह दिया कि संभले नहीं तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा। इसके बाद जवाब करण माहरा की तरफ से भी आया। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सेशन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन पहाड़ मैदान को लेकर छिड़ा बवाल शांत नहीं हो रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पिछले कुछ समय से कुछ लोग पहाड़ मैदान जैसे शब्दों का प्रयोग कर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सीधे कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि कांग्रेस के कुछ विधायक सदन से लेकर सड़क तक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। भट्ट ने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेसी विधायकों पर लगाम नहीं लगाई तो भविष्य में उन्हें बड़ा झटका लगेगा। मैं मानता हूँ, मैं देख भी रहा हूँ कि कांग्रेस के कुछ विधायकों द्वारा इस प्रकार के इस राज्य के अहित में चीजों को खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से आग्रह भी करूंगा कि अपने विधायकों को
सचेत करें। इस प्रकार की बयानबाजी, जैसे मैंने किया, कल मैंने अपने विधायक प्रेम जी को, मंत्री भी थे, उनको बुलाकर हमने कहा इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग न करें। और मैं देखना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के अंदर वो नैतिक बल है कि जो सदन के अंदर उनके विधायकों ने जिस प्रकार से मैदानी पहाड़ी शब्दों की शब्दावली का प्रयोग करके और एक प्रकार का कुचक्र राज्य के अंदर खड़ा करने का काम कर रहे हैं, क्या आपने विधायक को बुलाकर वो इस प्रकार का संदेश देने का काम करेंगे? मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि इस प्रकार का अगर माहौल बनेगा तो कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका भविष्य में लगने वाला है। दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी अध्यक्ष पर तीखा पलटवार किया और यहां तक कह दिया कि बीजेपी नेता अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। यही नहीं, करण माहरा ने ये भी कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड में रहने वाले किसी भी नागरिक का अपमान सहन नहीं करेगी। माहरा ने ये भी कहा कि कई अपराधियों को पाल रही बीजेपी नैतिकता की बात बिल्कुल ना करे। देखिए ना, धमकी देना छोड़ दीजिए, गाली आप दो, झटका कांग्रेस को लगेगा। आप पहाड़ के लोगों को गाली दें, मेरे को लगता है निकाय चुनाव में जो पहाड़ में हार हुई है बीजेपी की, मानसिक संतुलन खो दिया है महेंद्र भट्ट जी ने। क्या करेंगे आप? गाली भी आप ही के मंत्री दें, मारपीट भी आप ही के मंत्री करें और बुरे दिन आएंगे कांग्रेस के। किस हवा में है मंत्री, किस हवा में है अध्यक्ष जी? गलतफहमी छोड़ देनी चाहिए अध्यक्ष जी को। ऋषिकेश नगर निगम चुनाव से शुरू हुई पहाड़ मैदान की सियासत बजट सेशन से होते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अब सत्ता के गलियारों तक पहुंच गई है। पहाड़ मैदान की ये सियासी आग अभी और कितनों को झुलसाएगी और कहां जाकर खत्म होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को करारा जवाब दिया। हल्द्वानी पहुंचे गोदियाल ने कहा, पहले धामी सरकार के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहाड़ और उत्तराखंड के लोगों के लिए अपशब्द कहते हैं और फिर बीजेपी उनके खिलाफ कार्रवाई के बजाय जनता को धमकाती है। दरअसल महेंद्र भट्ट ने प्रेमचंद के पहाड़ मैदान वाले बयान पर सोशल मीडिया पर बोलने लिखने वालों के खिलाफ एफआईआर करने की बात कही है। मैंने वही तो मैं कह रहा हूं कि एक तो कोड ऊपर से खाज, एक तो इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, ऊपर से धमकियां दे रहे हैं। हम उस आदमी की मदद करेंगे जो इस प्रकरण में अपने दुख को व्यक्त सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा है और सरकार उस पर गलत तरीके से अगर कार्रवाई करेगी तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, हम उसकी मदद करेंगे। और दिवंगत आईपीएस अधिकारी केवल खुराना का हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार हुआ। 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी केवल खुराना को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। खुराना लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। रविवार देर रात उन्होंने दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। उनके अंतिम संस्कार के दौरान उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी दीपम सेठ समेत तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। केवल खुराना के भतीजे ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी। केवल खुराना देहरादून हरिद्वार जिले के एसएसपी रह चुके हैं और फिलहाल वे आईजी ट्रेनिंग के पद पर कार्यरत थे। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इससे पहले दिवंगत केवल खुराना को श्रद्धांजलि दी। देहरादून में सीएम धामी उनके घर पर पहुंचे और शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सीएम ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय ने सोमवार को अपनी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने का अभियान चलाया तो उसको कई जगह विरोध का सामना करना पड़ा। अतिक्रमण हटाने गए कुल सचिव समेत अन्य कर्मचारियों पर ही अतिक्रमणकारी आरोप लगाने लग गए। हालांकि इस दौरान कुछ अतिक्रमण को हटाया जरूर गया, लेकिन इसके बाद विरोध के चलते विश्वविद्यालय की टीम लौट आई। विश्वविद्यालय ने अपनी जमीन पर 17 बाहरी लोगों द्वारा किए अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू की। इसमें 11 विश्वविद्यालय तो 6 डीएसपी कैंपस के आसपास के भवन हैं। 2018 से लगातार इन लोगों को नोटिस दिए गए हैं, लेकिन इन लोगों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। नोटिस दिया गया है, न कोई पता है, सुनसान आ रहे हैं और सीधे कह रहे हैं कि ये हमारा है। मतलब ये आके सीधे तो घर में यहाँ कोई नहीं है। हल्द्वानी गए, उनका घर तोड़ दिया गया है। उनके घर में जेवरात हैं, कोई चोरी हो जाए उसका हर्जाना कौन भरेगा? पुलिस प्रशासन लेके आए हैं, लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, गरीब लोगों को डराया जा रहा है। यहाँ एनक्रोचमेंट हो रहा है, वो हमारे ही एम्प्लॉय जो कुछ रिटायर हो जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी के एडजॉइनिंग एरिया पे, यूनिवर्सिटी के बाउंड्री के बगल पर मतलब टेम्परेरी स्ट्रक्चर खड़ा कर दे रहे हैं। तो उनको काफ़ी टाइम से नोटिस दिए गए, नोटिस चस्पा किए गए, लेकिन वो नहीं माने। तो उसके बाद जो टेम्परेरी जितने भी थे वो टेम्परेरी 2 थे, 2 टेम्परेरी उसको हटाया।
और रुड़की के गंग नहर कोतवाली के सुनहरा में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इसमें दोनों पक्षों के बीच लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद के बाद दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। फ्लाईबिग एयरलाइंस ने पिथौरागढ़ के यात्रियों को ठेंगा दिखाने का काम किया। असल में एयरलाइंस ने पिथौरागढ़ से देहरादून और पंतनगर के जाने वाले यात्रियों की बुकिंग कैंसिल कर दी, जिससे यात्री खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। दोनों रूट पर फ्लाईबिग की उड़ान 25 फरवरी तक बंद रहेगी। बताया जा रहा है कि फ्लाईबिग एयरलाइंस का प्लेन अधिक मुनाफे की चाह में प्रयागराज रूट पर उड़ान भर रहा है। एयरलाइन ने एक झटके में 120 यात्रियों की बुकिंग कैंसिल कर दी। उत्तराखंड के लिए आज का दिन बहुत खास है। आज ही के दिन 1960 में 3 नए जिले अस्तित्व में आए थे। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली जैसे बॉर्डर जिलों का गठन सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हुआ था। 65 साल के सफर में बॉर्डर के इन जिलों में बेहतरीन सुरक्षा तंत्र तो खड़ा हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। देखिए। देश की आजादी के बाद हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जैसे जैसे फीका हुआ, उसी तर्ज पर दोनों मुल्कों के रिश्ते भी तल्ख होते गए। नतीजा ये रहा कि चीन की विस्तारवादी नीति भारत के लिए खतरे का सबब बन गई। ड्रैगन की भारत विरोधी नीतियों को देखते हुए 24 फरवरी 1960 को चीन से सटे पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली को अलग जिलों का दर्जा मिला। यही नहीं, इन जिलों को मिलाकर ही उत्तराखंड की पहली कमिश्नरी भी बनी थी, जिसके मुखिया यूपी के मुख्य सचिव हुआ करते थे। वो जिले बने थे, वो हमारी भलाई हमको पर दया करके नहीं बने थे। ये देश की आवश्यकता थी कि सीमांत जिलों को, सीमांत क्षेत्र को मजबूत किया जाए, विकसित किया जाए, वहाँ के लोगों को ताकतवर बनाया जाए ताकि वो दुश्मन से लोहा ले सकें। बॉर्डर के तीनों जिलों में सुरक्षा तंत्र बीते सालों में मजबूत हुआ है। सेना हो या आईटीबीपी या फिर एसएसबी, चीन और नेपाल बॉर्डर पर चप्पे चप्पे पर तैनात है। यही नहीं, चाइना बॉर्डर तक रोड कनेक्ट भी हो गई है। पिथौरागढ़ का लीपुलेख और चमोली का नीतीमाड़ा पहले ही रोड से जुड़ गया है, जबकि उत्तरकाशी के मंडी सुमला और पिथौरागढ़ के मिलम में काम जोरों पर है। बॉर्डर के इलाकों तक रोड पहुंचने पर पर्यटन की भी अपार संभावनाएं नजर आ रही हैं। पर्यटन अब यहाँ के लोगों को रोजगार भी दे रहा है। वहीं पिथौरागढ़ लंबे इंतजार के बाद हवाई सेवा से जुड़ गया है, जबकि उत्तरकाशी के लिए भी हेली सर्विस शुरू हो चुकी है। इतने सारे पर्यटक, दिल को खुशी हुई कि अब हमारे यहाँ तक लगले लोग उन बैडियान के, तो उसमें गुजरात के लोग, महाराष्ट्र के लोग और राजस्थान के लोग, हरियाणा के लोग और बाहर से लोग आ रहे हैं। तो उनके लिए भी, पूरे विश्व के पर्यटकों के लिए और हवाई सेवा के लिए सरकार को से जो है रोडों का जो है जाल बिछ गया है, उधर रोड बन चुकी है, लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा हो रही है और गांव-गांव में जो है इस समय सड़कों का जाल बिछा हुआ है। जरूरी सुविधाओं के अभाव में बॉर्डर के इन जिलों में पलायन भी तेजी से हुआ है, जिसे देखते हुए LAC पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी शुरू किया जा रहा है। बावजूद इसके अभी भी इन जिलों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दे हल नहीं हो पाए हैं। आलम यह है कि बॉर्डर के इन जिलों के हेल्थ सेंटर पूरी तरह रेफर सेंटर बने हुए हैं, जबकि सैकड़ों स्कूल बिना टीचर के ही चल रहे हैं। उत्तरकाशी से बलबीर के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रामनगर शहर के विकास के लिए यूपी के ही समय में 1987 में एक मास्टर प्लान तैयार किया गया था, जो 2001 तक के लिए उपयुक्त बताया गया था। लेकिन 2.5 दशक बीत जाने के बाद भी शहर के विकास के लिए कोई प्लान नहीं तैयार हो सका। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लिए मशहूर रामनगर बिना मास्टर प्लान के ही डेवलप हो रहा है, जिससे कई समस्याएं सामने आ रही हैं। लोग इस बात से हैरान हैं कि 2.5 दशक बाद भी सरकार की नजर इस ओर क्यों नहीं गई है। स्थानीय लोगों को लग रहा है कि बिना प्लान के ही बढ़ रहे शहर में आने वाले समय में कई मुश्किलें आ सकती हैं। वर्तमान में तो लोग कई दिक्कतों से रोज ही रूबरू हो रहे हैं।
देखिए, जो रामनगर का मास्टर प्लान है वो उस समय की जरूरतों के हिसाब से बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन चूंकि उस मास्टर प्लान पर ही लिखा है कि उसकी मियाद 2001 की थी और आज उस बात को 24 साल बीत चुके हैं, लोगों की जरूरतें बदल चुकी हैं, जनसंख्या बढ़ चुकी है और रामनगर भी अपने चारों ओर आवासीय रूप में फैलना चाहता है। कोई मास्टर प्लान तब से नहीं बनाया गया, इसकी वजह से जो रामनगर शहर है और उसके आसपास सुनियोजित विकास की जो परिकल्पना है वो साकार नहीं हो पा रही है। अनावश्यक तरीके से अनधिकृत कब्जे हो रहे हैं, अनधिकृत तरीके से जो है डेवलपमेंट हो रहा है और कुल मिला के शहर जो एक स्लम बनता जा रहा है। उधर नगर पालिका भी इस तरफ खुद को असहाय पा रही है। पहले जो काम शहरी विकास मंत्रालय करता था, उस काम को अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के अधीन कर दिया गया है। ये ऑर्गेनाइजेशन ही अब एक कमेटी गठित कर विभिन्न शहरों का मास्टर प्लान तय करती है, लेकिन यहाँ भी वर्तमान में अब तक रामनगर शहर के प्लान का कोई जिक्र नहीं है। मास्टर प्लान का जो कार्य दायित्व है वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन जो आवास विभाग के अंतर्गत आता है उनको दिया गया है। और जहां तक मेरी जानकारी है कि अभी कुछ शहरों में मास्टर प्लानिंग का कार्य चल भी रहा है, जैसे काशीपुर शहर में चल रहा है। तो जब कभी भी इस तरीके से हम लोगों से संपर्क होगा तो उसमें हमारी तरफ से, हमारे माननीय सभासदों अध्यक्ष जी की तरफ से जो भी इसमें विचार रखे जाएंगे तभी उसका फाइनल बन के आता है आउटपुट। रामनगर विधानसभा करीब 1,21,000 आबादी की है, जिसमें 60,000 की संख्या शहर की है। अब इस शहर में 5 गांव और शामिल कर दिए गए हैं। ऐसे में बिना मास्टर प्लान के हो रहे विकास भविष्य में कई परेशानियां खड़ी कर सकता है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा इस पर खासी चर्चाओं में रही है इस बार। हालांकि कई तरह के विवादों के बीच इस बार विधानसभा को अपग्रेड भी किया गया है। विधानसभा के अंदर पूरे पहाड़ी कल्चर को दिखाया गया, तो विधानसभा को डिजिटल भी किया गया। विधानसभा स्पीकर का कहना है कि इसलिए किया गया है ताकि सदन के अंदर आने पर उत्तराखंडियत का एहसास हो सके। सोच यही है कि जब आप अपनी विधानसभा में आए तो आपको लगे कि आप उत्तराखंड की विधानसभा में आए हैं। आपके जो कल्चर ट्रेडिशंस हैं उसको देखने को वहां पे आपको मिले। तो ये छोटा सा मेरा प्रयास था, जहां हमने अपने, जैसे यहाँ सामने दिखाना चाहूंगी, वहाँ ढोल दमोह है, वैली ऑफ फ्लावर्स हैं, इस तरह की चीजों को हमने दिखाने का प्रयास किया है ताकि लगे कि हम उत्तराखंड विधानसभा में आ रहे हैं। एक पहाड़ की झलक इसमें है। जी बिल्कुल, पहाड़ की झलक दिखे। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। लैंसडाउन के सकमुंडा गांव में चोरी के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने 11 फरवरी को एक घर में लाखों की चोरी की थी। कोटद्वार में आपदा में टूटे माला नदी के पुल को बनाने का काम जारी। पुल के टूटने से 40,000 से ज्यादा आबादी का बाजार से सीधा संपर्क कटा। ऋषिकेश पुलिस ने वीरभद्र क्षेत्र से एक युवक को शराब की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी संदीप को आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। रामनगर पुलिस ने ऊंट पड़ाव से एक तस्कर को गांजे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी मुजफ्फर अली गांजे की पुड़िया बनाकर बेचता था। रुड़की में 2016 में 65 लाख की लागत से शहर के 7 चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाई गई थी, लेकिन वो आज तक सुचारू नहीं हो पाई। पिथौरागढ़ पुलिस लाइन में कांस्टेबल की भर्ती शुरू हो गई है। पहले दिन 350 प्रतिभागियों ने भर्ती में हिस्सा लिया। अल्मोड़ा में पुलिस आरक्षी की भर्ती प्रक्रिया शुरू। पुलिस लाइन में पुरुष अभ्यर्थियों की फिजिकल परीक्षा ली जा रही है। उत्तरकाशी की स्थापना दिवस पर डुंडा देवीधार स्थित रेणुका माता मंदिर प्रांगण में देव डोलियों के सानिध्य में 5 दिवसीय विकास मेले का शुभारंभ हुआ। पौड़ी के दुगड्डा में मंगलवार को 3 दिवसीय शहीद मेले का शुभारंभ। सीएम धामी इस मेले का शुभारंभ करेंगे। पिथौरागढ़ में प्राथमिक शिक्षक संघ का जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। जिला पंचायत की प्रशासक दीपिका बोरा ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। चमोली से खबर, जहां बद्रीनाथ धाम में लगातार मौसम बदल रहा है, लगातार बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कैसे बद्रीनाथ धाम में मौसम बदला हुआ है, बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद पूरी घाटी बर्फ के सफ़ेद चादर में लिपट गई है। बर्फ गिरने से पूरी घाटी में कड़ाके की ठंड है और बद्रीनाथ धाम में तैनात सुरक्षा कर्मियों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी खूब जी
उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में माइनस तापमान के बीच भोले भक्त गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ दूर दूर से आए भोले के भक्त गंगा जल भरकर रवाना भी हो रहे हैं और गंगोत्री में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, लेकिन उसके बाद भी भक्तों का जो जोश है वो कम नहीं हो रहा। और वहीं नैनीताल पर चौतरफा संकट है। कहीं भूस्खलन तो कहीं नई दरारें यहाँ के लोगों को डरा रही हैं। हालांकि ये भी सच है कि खतरों के बीच निर्माण भी अंधाधुंध होता रहा है। वहीं अब शहर के मकानों के सर्वे की बात की जा रही है। भूकंप के लिए संवेदनशील शहर नैनीताल के मकानों का अब सर्वे होगा। 1000 भवनों की जांच CBRI यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट करेगा। इसके तहत शहर के घर भूकंप के लिए सुरक्षित हैं या नहीं, इसकी जांच की जाएगी। इसके साथ ही कैरिंग कैपेसिटी को लेकर भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तो ऐसे वल्नरेबल एरियाज जहाँ पर खतरनाक स्थिति में भवन हैं या जो है असुरक्षित समझे जाने वाले क्षेत्र हैं, उसमें वो लोग प्राधिकरण उनको सूची प्रोवाइड कराएगा और हेल्प करेगा बेसिक डेटा से। पिछले 4 दशकों में खतरे के बावजूद भी सरोवर नगरी में चौतरफा निर्माण हुआ है। शहर का टिफिन टॉप, चायना पिक, चार्टन लॉज, स्नो व्यू समेत कई इलाकों में भूस्खलन हुआ, तो अधिकांश इलाकों में नई दरारों का भी संकट दिखाई दे रहा है। वहीं कैरिंग कैपेसिटी को लेकर भी साल 2009 में कई विशेषज्ञों ने रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी भी थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यहां व्यावसायिक निर्माण को बंद करने को कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं 10 जगह आपको दिखा सकता हूँ जहाँ नई क्रैक डेवलप हो रहे हैं। कई दफे हमने मुद्दे उठाए, सब कह रहे हैं हम हमारे संज्ञान में। आप कर क्या रहे हैं? नालियों का स्लोप पहाड़ की तरफ होना चाहिए, ढलान की तरफ होता है। बरसात में आके आप उसका मुआयना करिए तो आपको भयानक स्थिति जो है उसके बारे में पता लगी। आज की स्थिति आप देखिए, जो अंग्रेज़ों के समय में प्रोहिबिटेड जोन था और जिसको ग्रीन बेल्ट झील विकास प्राधिकरण ने कहा था, और जो हमारे वेटलैंड्स हैं और नाले हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा अवैध निर्माण हो रहा है। बहरहाल पूरा नैनीताल खतरे में है, लेकिन 1000 मकानों के सर्वे पर सवाल उठ रहे हैं। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।